नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 8 हिंदी विषय की पूरक पाठ्यपुस्तक भारत की खोज का पाठ 5 नई समस्याएं लेकर प्रस्तुत हूं। आइए इसका अध्ययन करते हैं। इस पाठ के मुख्य बिंदुओं को पहले समझते हैं। इस पाठ में अरब और मंगोल के बारे में बताया गया है, महमूद गजनवी और अफगान, समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास, बाबर अकबर और औरंगजेब, शिवाजी रणजीत सिंह और जय सिंह, मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष, और इसके अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पंडित नेहरू ने लिखा है। अरब और मंगोल। अरब में इस्लाम धर्म अपना रूप ग्रहण कर रहा था। भारत के मध्य भाग तक पहुंचने में इसे लगभग 600 वर्ष लग गए। भारत और अरब के बीच संपर्क बढ़ने लगा। दोनों ओर से यात्रियों का आना जाना हुआ। राजदूतावासों की अदला बदली हुई। भारतीय पुस्तकें विशेषकर गणित और खगोल शास्त्र बगदाद पहुंची और वहां अरबी में उनके अनुवाद हुए। बहुत से भारतीय चिकित्सक बगदाद गए। इससे व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध अरब और भारतीयों के बीच में बनते रहे। इसी दौरान चूंकि भारत में सभी धर्मों का आदर और पूजा के सभी तरीकों के प्रति सहनशीलता का व्यवहार था, यह हमारी प्राचीन परंपरा थी, अतः इस्लाम भारत में धर्म के रूप में आ गया था। अब जानते हैं महमूद गजनवी और अफगान के बारे में। महमूद गजनवी अफगानिस्तान का सुल्तान था। यह तुर्क जाति का था। गजनवी ने पंजाब और सिंध को अपने राज्य में मिला लिया, लेकिन वह कश्मीर पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। काठियावाड़ में सोमनाथ से लौटते हुए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में भी उसे हार ही देखनी पड़ी और गजनवी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हुई। गजनवी के बाद शहाबुद्दीन गौरी नाम के एक अफगान ने गजनी पर कब्जा कर लिया। उसने लाहौर और उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान ने उसे पराजित कर लिया, लेकिन अगले ही साल 1192 ईस्वी में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और उसके तख्त पर बैठ गया। समन्वय और मिलीजुली संस्कृति का विकास। भारत पर तुर्क, मंगोल या मुगल आक्रमणकारी आए और भारत के ढांचे में बहुत तेजी से समा गए। मुगल साम्राज्य ने एक नए युग, हिंद मुगल युग की शुरुआत की। अब तुर्की और हिंदू सामंतों के बीच विवाह होते थे। दिल्ली में गुलबर्ग के मुस्लिम शासक ने विजयनगर की हिंदू राजकुमारी से विवाह किया। शेरशाह अफगान शासकों में सबसे योग्य था। उसने मालगुजारी की व्यवस्था की नींव डाली। फारसी भाषा दरबार की सरकारी भाषा बन गई। भारत में पर्दा प्रथा का विकास मुगल काल में ही हुआ। कश्मीर में एक मुस्लिम शासक जैनुल आबदीन अपनी सहिष्णुता और संस्कृत के अध्ययन और संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी बीच कुछ नए ढंग के सुधारक खड़े हुए जिन्होंने इस समन्वय का समर्थन किया और वर्ण व्यवस्था की निंदा की। समन्वय की संस्कृति को आगे बढ़ाने में बहुत से कवियों ने अपना योगदान दिया, जिनमें से प्रमुख कवि इस प्रकार हैं। कबीर। कबीर का प्रमुख ग्रंथ बीजक है। विद्यार्थी ध्यान दें कि यहाँ कबीर के ग्रंथ के बारे में पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके अलावा कबीर की साखियां और पद आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। गुरु नानक। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। उनकी कुछ रचनाएं वसीयतनामा, गुरु ग्रंथ साहिब हैं। विद्यार्थी ध्यान दें, यहां भी गुरु नानक की के बारे में पूछा जाता है।
रहीम रहीम अकबर के दरबार के अमीरों में थे। वह बैरम खां के पुत्र थे। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। यह अरबी, फारसी और संस्कृत भाषाओं के विद्वान थे। रहीम के दोहे, श्रृंगार सोरठा, नगर शोभा ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का प्रमुख ग्रंथ पद्मावत है। इसका उल्लेख भी पंडित नेहरू ने किया है। अमीर खुसरो, विद्यार्थी ध्यान देंगे कि अमीर खुसरो के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अमीर खुसरो तुर्क जाति के थे। वह फारसी के कवि थे। इन्हें संस्कृत का ज्ञान था। महान संगीतज्ञ थे। इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं खुसरो की पहेलियां, मुकरियां आदि हैं। बाबर। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि पंडित नेहरू ने प्रमुख मुगल शासकों के बारे में क्या लिखा है। बाबर। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने सन 1526 ईस्वी में रखी थी। बाबर का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह बहादुर, साहसी तथा कला व साहित्य के साथ साथ अच्छे रहन सहन का शौकीन था। अकबर। अकबर बाबर का पुत्र था। वह साहसी, आकर्षक, गुणवान, योग्य सेना नायक तो था ही, इन सब के अलावा वह विनम्र, दयालु और आदर्शवादी भी था। अकबर ने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उसका बेटा जहांगीर राजपूत माता का पुत्र था। अकबर के दरबार में प्रतिभाशाली लोगों की का समुदाय था, जिसमें फैजी, अबुल फजल, बीरबल, राजा मानसिंह आदि शामिल थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। औरंगजेब। औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था और ये कहा जाता है कि औरंगजेब ने उल्टी गंगा बहाई। अपनी सारी योग्यता और उत्साह के बावजूद उसने अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कामों पर पानी फेरने का प्रयास किया। वह धर्मांध था। उसे कला व साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया और बहुत से मंदिरों को तुड़वाकर अपनी प्रजा के बहुत बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। इसी पाठ में शिवाजी, रणजीत सिंह और जय सिंह के बारे में भी पंडित नेहरू ने लिखा है। शिवाजी। पश्चिम भारत में मराठा विकास कर रहे थे और अपने को मजबूत कर रहे थे। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। वे छापामार युद्ध प्रणाली में निपुण थे। उन्होंने सूरत को, जहां अंग्रेजों की कोठियां थी, लूटा और मुगल साम्राज्य के दूर दूर तक फैले क्षेत्रों पर चौथ कर लगाया। उन्होंने मराठों को एक शक्तिशाली संगठित फौजी दल का रूप दिया। 1628 में उनकी मृत्यु हो गई। रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जाट सिख थे जिन्होंने पंजाब में अपना साम्राज्य कायम किया और बाद में यह साम्राज्य कश्मीर और सरहदी सूबे तक फैल गया। वह अत्यंत मानवीय थे। इन्होंने एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया, फिर भी उन्हें खून खराबा पसंद नहीं था। जब इंग्लैंड में छोटे मोटे चोर उचक्कों को भी मौत की सजा भोगनी पड़ती थी, तब उन्होंने मौत की सजा भी बंद कर दी थी। जय सिंह। सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे। चतुर और अवसरवादी थे। इसके साथ साथ बहादुर योद्धा और कुशल राजनीतिज्ञ थे। इन सब से बढ़कर वह गणितज्ञ, खगोल विज्ञानी और नगर निर्माण करने वाले थे। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जयसिंह ने ही की थी। सवाई जयसिंह ने जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस और मथुरा में बड़ी बड़ी वेधशाला बनाई। सवाई जयसिंह की मृत्यु 1743 ईस्वी में हुई।
मराठा और अंग्रेजों के बीच संघर्ष। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अपना शासन स्थापित करने के लिए 4 दावेदार रह गए थे, जिसमें पहले फ्रांसीसी, दूसरे अंग्रेज, तीसरे हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान और चौथे मराठा थे। सबसे पहले अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों का लगभग नामो निशान मिट गया। इसके बाद अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे थे मराठा, हैदर अली और अंग्रेज। मैसूर के हैदर अली व टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच युद्ध होते रहे और अंततः 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान को पराजित होना पड़ा। अंत में मराठा और अंग्रेजों के बीच आखिरी मुकाबले के लिए मैदान साफ हो गया। मराठा सरदारों के बीच आपसी वैर था और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 1818 ईस्वी तक आते आते मराठा शक्ति अंतिम रूप से कुचल दी गई और उन बड़े सरदारों ने, जो मध्य भारत में उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अंग्रेज इसके बाद भारत के अधिकांश भाग के शासक हो गए और विदेश पर सीधे या फिर अपने अधीनस्थ राजाओं के माध्यम से शासन करने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी। पंडित नेहरू ने लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वशक्तिमान थी। व्यापारियों की कंपनी होने के कारण धन कमाने पर यह कंपनी तुली हुई थी। 1660 ईस्वी में इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने विज्ञान की प्रगति में बहुत योगदान दिया। कपड़ा बुनने की तेज ढरकी, सूत कातने की कला, इंजन और मशीन के करघे आदि का आविष्कार भी इसी कंपनी के अंतर्गत हुआ। इस प्रकार पंडित नेहरू ने इस पाठ में बहुत सारी जानकारियां दी है। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।